हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द अकाउंटेंसी गुरु। तो आज का हम लोगों का टॉपिक है, हम लोग काफ़ी ज़्यादा गैपिंग कर दिए थे ये जो वीडियो बनाने में, तो आप लोगों के लिए लेक्चर नंबर 4 लेकर आ रहे हैं। तो जो इसमें जो है अकाउंटेंसी, ये जो टॉपिक कवर करेंगे, ये जो टॉपिक करेंगे अकाउंटेंसी, ये टॉपिक कवर करेंगे। और ये जो रेस्ट जो बचा था हम लोगों का टॉपिक, ये सारी चीज़ें, जितनी चीज़ें हम बता रहे हैं, हर एक चीज़ें आप लोग क्या करिए, नोट्स बना लीजिए, ताकि इससे एग्ज़ामिनेशन के टाइम आप लोगों को पढ़ने में क्या हो, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो। ठीक है, समझ रहे हैं? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फिर आज का टॉपिक जो है देखते हैं। तो ट्रायल बैलेंस से कुछ क्वेश्चन हम लेकर आए हुए हैं। तो हम चैप्टर वाइज देखो, हम 5 साल जैसे प्रीवियस 5 ईयर का हम पेपर देख लिए हैं, और उसी में से क्वेश्चन रिपीटेड करता है, और उसी चैप्टर से आता है जो पिछले 5 से 6 साल पेपर में आए हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि पूरे सिलेबस पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, आएगा ही नहीं उससे। तो वही चीज़ें हम बता रहे हैं जो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, और जो एग्ज़ाम में आना ही आना है, यहीं से आता है और कहीं से नहीं आता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप लोग पढ़ ले रहे हैं, तो जितनी चीज़ें हम बता रहे हैं कॉमर्स से रिलेटेड सारी क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो ट्रायल बैलेंस से कैसा कैसा क्वेश्चन उठ सकता है, ये चीज़ें हम बता रहे हैं आप लोगों को। तो सबसे पहले है मीनिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस। आप लोग समझ लीजिए, मीनिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस का मतलब, ट्रायल बैलेंस का मतलब समराइजेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं, सारे ट्रांजैक्शन को हम लोग क्या करते हैं, समराइज करते हैं। वो भी सबसे पहले ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, लेजर बनाते हैं, यानी सारे अकाउंट के बैलेंस सेपरेट अलग अलग ओपन होता है, और उसको अलग अलग सेपरेट अकाउंट में एक एक बैलेंस आता है। उस बैलेंस को हम लोग क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस में समराइज कर देते हैं। तो जैसे यहाँ देख लेते हैं, आफ्टर लेजर समराइजिंग ऑफ ईच बैलेंस ऑफ लेजर ट्रांसफ़र टू ट्रायल बैलेंस फॉर अर्थमेटिक एक्यूरेसी। ये चीज़ें एक क्वेश्चन पे याद रखिएगा आप लोग कि आफ्टर लेजर बनता है, ये क्वेश्चन पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव में। आफ्टर लेजर ट्रायल बैलेंस फाइनल अकाउंट ये दे देगा, तो आप लोग जानेंगे ट्रायल बैलेंस बनता है तभी ट्रायल बैलेंस लगाएंगे, अदरवाइज आप लोगों का क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी बैलेंस होते हैं, क्या होते हैं, लेजर के जितने भी बैलेंस होते हैं, उस लेजर को हम लोग कहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफ़र करते हैं। कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफ़र करते हैं। ये चीज़ें याद रखिएगा। फिर दूसरा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है, एक बार पूछा भी है, ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा, अर्थमेटिक एक्यूरेसी के लिए। ट्रायल बैलेंस हम लोग क्यों बनाते हैं, अर्थमेटिक एक्यूरेसी, फॉर द पर्पज़ ऑफ ट्रायल बैलेंस अर्थमेटिक एक्यूरेसी। और दूसरे मेथड ऑफ ट्रायल बैलेंस, कितने मेथड के ट्रायल बैलेंस होते हैं, 3 मेथड होते हैं, बैलेंस मेथड, टोटल मेथड, और टोटल एंड बैलेंस मेथड। तो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट टाइम में प्रचलन में जो है, जो हम लोग लेटेस्ट में ज़्यादा चीज़ें सॉल्व करते हैं, यूपी बोर्ड में जाएंगे तो तीनों मेथड पा जाएंगे, सीबीएसई बोर्ड में जाएंगे तो केवल बैलेंस मेथड ही पाएंगे। तो यानी बैलेंस मेथड ज़्यादा चलन में है। ठीक, आप लोग 2 टॉपिक तक पढ़ लिए, तीसरे पर आते हैं ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस हमें पता कैसे चलेगा कि रॉन्ग है या करेक्ट है। तो ट्रायल बैलेंस आप लोग जानते हैं, ट्रायल बैलेंस अकाउंट नहीं होता है। ट्रायल बैलेंस इज अ नॉट अकाउंट, इज एन स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट होता है, अकाउंट का पार्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में बोथ साइड आर इक्वल। अगर ट्रायल बैलेंस में एक डेबिट होता है और क्रेडिट होता है, ठीक है, फिर यहाँ डेबिट क्रेडिट होता है बट अकाउंट नहीं होता है, स्टेटमेंट होता है, डेबिट और क्रेडिट का कॉलम होता है। अगर दोनों साइड का इक्वल आ गया तो समझ लो आपका ट्रायल बैलेंस क्या है, करेक्ट है। अगर बोथ साइड आर नॉट इक्वल, अगर दोनों साइड का इक्वल नहीं आया तो यानी रॉन्ग है। ठीक, तो यहाँ तक हम लोग टॉपिक कवर कर लिए। 4 पे आते हैं, बैलेंस ऑफ लेजर। जैसे लेजर में आप लोग जानते हैं 3 नेचर के अकाउंट ओपन होता है। कितने नेचर के, 3 नेचर के होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। यानी पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट का जो भी हम लोगों का क्या होता है, बैलेंस होता है, उसे कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है, ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, तो अब इसके बाद 5th पॉइंट पे आते हैं, इफ़ ट्रायल बैलेंस इज नॉट टैली। ये भी एक क्वेश्चन पूछ चुका है, इफ़ ट्रायल बैलेंस इज नॉट टैली
द यूज सस्पेंस अकाउंट। तो आप लोग याद रखिएगा, अगर कभी भी ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करता है, बोथ साइड आर इक्वल नहीं होता है, तो हम लोग टैली के लिए सस्पेंस अकाउंट यूज़ करते हैं। तो यानी ये भी एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि जो सस्पेंस अकाउंट होता है किस में यूज़ किया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा किस में यूज़ किया जाता है, ट्रायल बैलेंस में ही यूज़ किया जाता है और किसी भी अकाउंट में यूज़ नहीं किया जाता है। तो अब इसके बाद आते हैं हाँ टाइप्स ऑफ एरर। टाइप्स ऑफ एरर देख लेते हैं। ट्रायल बैलेंस में आप लोग CBSE बोर्ड से हैं तो जान रहे होंगे, एरर भी पढ़े होंगे, कई तरह के एरर्स होते हैं ट्रायल बैलेंस में। बट यूपी बोर्ड वाले रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर एक अलग चैप्टर पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें दिया होगा उन सबों का। तो अब टाइप्स ऑफ एरर में तो दो तरीके के एरर हैं, एरर अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, एरर अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, एरर नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। अब इसका मतलब क्या हो गया, एरर अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, एरर नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। एरर अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस का मतलब ये हो गया, जो गलती एरर तुम करोगे उससे ट्रायल बैलेंस तुम्हारा मैच नहीं करेगा, वो हमारा हो गया एरर अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, राइट। और उसके बाद जो तुम गलती कर दिए वो गलत है, फिर भी तुम्हारा ट्रायल बैलेंस दोनों साइड का क्या आ जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो एरर नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। यानी जिस एरर के वजह से ट्रायल बैलेंस इक्वल ना आए तो एरर अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, जिस एरर के वजह से ट्रायल बैलेंस इक्वल आ जाए तो क्या हो जाएगा, एरर नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। अब कुछ कई तरह के एरर अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, एरर नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस में कई तरीके के एरर हैं, वो एरर हम आप लोगों को समझाते हैं। एरर अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस यानी जो तुम एरर करोगे उससे ट्रायल बैलेंस पे तुम्हारा क्या होगा, प्रभाव पड़ता है। अब देखते हैं कौन सा। रॉन्ग कॉस्टिंग, अगर तुम लोग ऐड करते हो किसी भी लेज़र को, ठीक है, लेज़र में अगर कॉस्टिंग गलत कर देते हो, या तो ज़्यादा कर देते हो या कम कर देते हो, तब भी तुम्हारा गलत ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। पोस्टिंग टू रॉन्ग साइड, तुम डेबिट साइड पोस्टिंग करना चाहिए, अगर क्रेडिट साइड पोस्टिंग कर दी है तब वो तुम्हारा ट्रायल बैलेंस क्या होगा, मैच नहीं करेगा। पोस्टिंग टू रॉन्ग अमाउंट, अमाउंट 10,000 पोस्टिंग करना चाहिए, पोस्टिंग कर दी है 9,000, तब भी तुम्हारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। ओमिशन ऑफ एन पोस्टिंग ऑफ एन अकाउंट, अगर कभी भी जैसे तुम लेजर गुड्स सोल्ड टू मोहन या कैश पेड टू मोहन, मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश करते हो तो मोहन के अकाउंट में भी लेजर बनता है, मोहन का अकाउंट भी एक बनेगा और कैश का अकाउंट, बट मोहन का अकाउंट बना दिए, कैश का अकाउंट बनाना भूल गए, तभी तुम्हारा मैच नहीं करेगा। और उसके बाद डबल पोस्टिंग सिंगल एन अकाउंट, यानी इसका मतलब ये हो गया, जिस एक अमाउंट एक बार लिखना चाहिए वो तुम 2 बार उसी अकाउंट में अमाउंट लिख देते हो, तो वही डबल पोस्टिंग, इसके वजह से भी तुम्हारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। तो आते हैं फिर इधर ट्रायल बैलेंस नॉट अफेक्ट, अगर ट्रायल बैलेंस जब अफेक्ट नहीं करता है, ठीक है, तो एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन का मतलब एक ट्रांजैक्शन, जैसे हम कह दिए कैश पेड टू अशोक, इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करो, बट तुम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने से भूल गए, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं किए, तो ये क्या हो जाएगा, ओमिशन। इससे कोई प्रभाव नहीं करता है, फिर भी ट्रायल बैलेंस तुम्हारा मैच करता है। अरे भाई अगर एक ट्रांजैक्शन ही भूल गए तो ना ही डेबिट साइड रिकॉर्ड हुआ ना ही क्रेडिट साइड, तो दोनों साइड का तो मैच करना ही है। अब इसके बाद एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन का मतलब अमाउंट तुम गड़बड़ लिख देते हो, ठीक है, अमाउंट जैसे लिखना चाहिए 10,000 लिख दिए 5,000, तो 10,000 का जैसे यहाँ होता क्या है, 10,000 का हम सेल किए हैं 10,000 का, बट हम लिख दिए कितना 9,000, तो दोनों साइड 9,000 रहेगा, डेबिट साइड भी क्रेडिट साइड भी, तभी ट्रायल बैलेंस तो मैच ही करेगा। कंपनसेटिंग एरर, कंपनसेटिंग एरर का मतलब ये होता है एक गलती करते हो फिर एक और गलती करके वो जो पहला गलती होता है वो क्या हो जाता है, कंपनसेट हो जाता है। जैसे मान लो हम गुड्स परचेस किए 10,000 का, बट रिकॉर्ड किए 9,000 का, फिर अगले पर्सन से 10,000 का रिकॉर्ड किए परचेस किए और उसको रिकॉर्ड कर दिए 11,000, तो इधर 1,000 कम किए थे वो गलत हुआ, फिर 1,000 कम किए थे गलत हुआ, फिर नेक्स्ट वाले ट्रांजैक्शन में 10,000 करना चाहिए 11,000, 1,000 एक्सेस कर दी वो भी गलत, तो इसके वजह से वो दोनों ट्रांजैक्शन क्या हो गया, कंपनसेट हो गया। एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल आप लोग जानते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लेना, ठीक है, और कैपिटल इनकम को रेवेन्यू इनकम मान लेना, ये सारी गलती होती हैं। एरर ऑफ पोस्टिंग इन रॉन्ग अकाउंट, अगर रॉन्ग अकाउंट में जैसे गुड सोल्ड टू मोहन, मोहन का अकाउंट बनाना चाहिए, मोहन के जगह अशोक का अकाउंट बना दिए, कोई दिक्कत नहीं, तभी हमारा ट्रायल बैलेंस मैच करता है। तो हम लोग आते हैं ट्रायल बैलेंस। अब यहाँ पर देखो
ये क्वेश्चन ये भी पूछ चुका है, ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट, ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट नॉट एन अकाउंट। याद रखना, ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होता है, ना है कि अकाउंट होता है। ठीक, ये भी एक क्वेश्चन एक बार पूछ चुका है। ठीक है, स्टेटमेंट होता है। और क्वेश्चन 8 पर आते हैं, इफ़ क्लोजिंग स्टॉक गिवन इन ट्रायल बैलेंस देन ओनली ट्रांसफर टू बैलेंस शीट एसेट साइड। हाँ, तुम लोग फाइनल अकाउंट पढ़े होगे तो क्लोजिंग स्टॉक दिया होता है, एक आउटर में दिया होता था जो ट्रायल बैलेंस होता था उसके नीचे। ठीक है, और एक कभी कभी ट्रायल बैलेंस में दे देता था, केवल एक क्वेश्चन में दिया होगा, यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में एक ही क्वेश्चन में होगा। तो अगर ट्रायल बैलेंस में अगर कभी भी क्लोजिंग स्टॉक दे देता है तो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं जाता, केवल बैलेंस शीट के एसेट साइड। अगर दोनों साइड, अगर जैसे आउट साइड में दिया होता ट्रायल बैलेंस के नीचे, तब हमारा ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड भी और बैलेंस शीट के एसेट साइड भी। अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिया है तो केवल एक जगह जाएगा, वो भी कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड। तो अब इसके बाद फिर नेक्स्ट आते हैं, इफ़ सस्पेंस अकाउंट गिवन इन ट्रायल बैलेंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट दिया है तो उसको हम कहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो अब ये डिपेंड करता है, अगर बैलेंस ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड दिया है तो बैलेंस शीट के एसेट्स में जाएगा। कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड। और ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड दिया है तो बैलेंस शीट के किधर जाएगा, लायबिलिटी साइड। ये चीज़ें याद रखना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद बीआरएस पे आते हैं, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो बीआरएस आप लोग जानते हैं हम लोग क्यों बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एक अकाउंट नहीं होता, ये भी क्या होता है, स्टेटमेंट होता है, अकाउंट का पार्ट नहीं होता है। ठीक है, और बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट जो होता है इसलिए हम लोग बनाते हैं, कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस जब मैच नहीं करता है, इसको रिकॉन्साइल करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। और ये अकाउंट होल्डर ऑफ अ बैंक के द्वारा बनवाया जाता है। ठीक है, तो अब इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट जो है, ये चीज़ें हम आप लोगों को बता दें। मीनिंग देख लीजिए पहले, मीनिंग ऑफ बीआरएस, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट। ये चीज़ें याद रखिएगा, ये अकाउंट नहीं होता है, क्या होता है, स्टेटमेंट होता है। मेनली प्रिपेयर फॉर रिकॉन्सिल कैश बैलेंस एंड पासबुक बैलेंस। ठीक है, ये मेनली इसलिए बनाया जाता है, कैश बैलेंस और पासबुक बैलेंस को इक्वल करने के लिए बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाया जाता है। फिर इसके बाद इसके जो हैं एज़ पर कैश बुक, एज़ पर पासबुक में कुछ बैलेंसेस होते हैं, इस चीज़ों को भी आप लोग देखेंगे, ये भी कई बार पूछा हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए, एज़ पर कैश बुक में नॉर्मल बैलेंस, डेबिट बैलेंस प्लस होता है, उसे फेवरेबल बैलेंस बोला जाता है। ये चीज़ें याद रखिएगा। और ओवरड्राफ्ट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस क्या होता है, माइनस होता है, इसे अनफेवरेबल बोला जाता है। और एज़ पर पासबुक में नॉर्मल बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस प्लस होता है, उसे फेवरेबल बैलेंस बोला जाता है। ओवरड्राफ्ट एंड डेबिट बैलेंस क्या होता है, माइनस होता है, अनफेवरेबल बोला जाता है। ये चीज़ें याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर इसके बाद आते हैं, इधर आते हैं, और ये जो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट क्यों बनाया जाता है, दोनों को इक्वल करने के लिए। ठीक है, कैश बुक बैलेंस और पासबुक बैलेंस को इक्वल करने के लिए हम बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं। अभी क्यों अनइक्वल हो जाता है, इसके कॉजेज़ क्या हैं, टाइम गैप्स या तो रॉन्ग ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड। टाइम गैप का मतलब ये हुआ 31 मार्च का अकाउंट हम क्लोज कर देते हैं और एक किसी वर्कर को दिए थे 10,000 का, जाओ चेक लेकर अकाउंट से हमारे पैसा निकाल लेना, वो 31 मार्च तक लेकर नहीं गया तो गैपिंग हो गया। ट्रांजैक्शन हम चेक सेंड किए 10,000 का, रिकॉर्ड कर दिए 11,000 का। ठीक है, इसके वजह से मैच नहीं करता है। अब डेप्रिसिएशन पे आ जाते हैं। तो डेप्रिसिएशन आप लोग जानते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फिक्स एसेट व्हेन डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स इज नोन एज डेप्रिसिएशन। मीनिंग देख लीजिए, कभी भी डेप्रिसिएशन चार्ज होता है तो फिक्स एसेट्स पे होता है चार्ज। व्हेन डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स, ठीक है, कभी भी फिक्स एसेट्स के मूल्य में कमी आता है, डिक्रीजिंग होता है, तो उसे क्या बोला जाता है, डेप्रिसिएशन। ओनली डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फिक्स एसेट, नॉट चार्ज ऑन लैंड। लैंड आप लोग ये भी क्वेश्चन में एक बार पूछ चुका है, लैंड पे कभी भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता है, क्योंकि लैंड की वैल्यू हमेशा क्या होता है, अप्रिशिएट होता है। अब इसके बाद कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन, क्यों डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, एक हमारा हमारे फिक्स एसेट्स के वैल्यू में क्यों डिक्रीजिंग होती है, तो रीज़न है कांस्टेंट यूज़। किसी भी चीज़ को आप लोग कंटिन्यूसली यूज़ करते हो तो उसका वैल्यू क्या होगा, घटेगा ना कि बढ़ेगा। एक्सपायर टाइम, अपडेटेड न होना, जैसे उसका फैशन में क्या हो गया, बहुत पुरानी हो गई, मॉडल पुराना हो गया तो उसका
प्राइस क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। एक्सीडेंट, तुम्हारे एसेट्स का कुछ कहीं स्क्रैच आ गया, टूट फूट गया, तब भी उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो गया। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, मेनली यहाँ पे 2 मेथड पर आप लोग फोकस करेंगे। मेथड तो 11-12 है, बट स्ट्रेट लाइन मेथड, WDV रिटन डाउन वैल्यू मेथड पे आप लोग ध्यान देंगे। अब SLM की बात करते हैं। इफ़ रेट नॉट गिवन, तो फार्मूला क्या लगेगा, कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाई यूजफुल लाइफ। और इफ़ रेट गिवन, रेट का मतलब वो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10%, 5%, तो डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट्स इंटू रेट डिवाइड बाई 100। और फीचर में देख लेते हैं, फीचर याद रखना है, फीचर ये इंपॉर्टेंट है। एवरी ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन परचेज प्राइस, यानी स्ट्रेट लाइन मेथड में SLM में हमेशा रोज एवरी ईच ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन परचेज प्राइस। एंड नेक्स्ट वन, एवरी ईयर डेप्रिसिएशन इज इक्वल। इन द स्ट्रेट लाइन मेथड एवरी ईच ईयर डेप्रिसिएशन इज इक्वल because every each year depreciation charge on purchase price. And then next, in last value is 0 in case of straight line method. In case of straight line method, every each year depreciation charge on purchase price and every each year depreciation is equal, and also at the end of last value of assets is 0. ओके ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है कि लास्ट वाला हम लोगों का क्या होता है, 0 आ जाता है। लास्ट में हम लोगों का फिक्स एसेट्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर आते हैं रिटन डाउन वैल्यू मेथड पर। इसका जो डेप्रिसिएशन है इसका क्या लगेगा, कॉस्ट ऑफ एसेट्स इंटू रेट डिवाइड बाई 100। इसके फीचर में भी फिर देखेंगे। एवरी ईच ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन WDV। तुम लोगों को बताया होगा CD जो आता है BD हमेशा किस पे लगाना, डेप्रिसिएशन BD पे। उस BD को ही बोला जाता है रिटेन डाउन वैल्यू, उसी पे एवरी ईच ईयर डेप्रिसिएशन। एवरी ईच ईयर डेप्रिसिएशन इज नॉट इक्वल बिकॉज डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन रिटेन डाउन वैल्यू। एंड इस वाले में क्या होता है, कभी भी लास्ट में 0 वैल्यू नहीं आता है, बट SLM में लास्ट में 0 आ जाता है। ये चीज़ें क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज पे आ जाते हैं हम लोग। इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये चीज़ें याद रखिएगा, 1881 है। और हमारे मॉडर्न जनरेशन में आप लोग जानते हैं ट्रांजैक्शन वेरी लार्ज नंबर में हो रहा है और ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट पर भी हो रहा है, ठीक है। मैक्सिमम ट्रांजैक्शन हम लोगों का क्या हो रहा है, क्रेडिट पे हो रहा है। तो वहाँ पे हमारी पॉसिबिलिटी एक एग्रीमेंट बन जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए, वहीं पे हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज पॉसिबिलिटी है। अब बिल ऑफ एक्सचेंज में पार्टीज़ में थोड़ा सा देख लेते हैं। ड्रॉवर, 2 पार्टी होते हैं, एक ड्रॉई होता है, एक ड्रॉवर। ड्रॉवर को मेकर कहा जाता है, जो बिल को बनाता है उसी को सेलर बोला जाता है। और ये जो बिल होता है उसको बिल रिसीवेबल बोलता है, कौन, ड्रॉवर। और ड्रॉई जो बायर होता है, एक्सेप्टर बोला जाता है, बायर बोला जाता है। और ये बिल को क्या बोलता है, बिल पेबल बोलता है। और डेज ऑफ ग्रेस, ये याद रखिएगा, 3 डेज़ का मिलता है, डेज ऑफ ग्रेस 3 डेज़, ठीक है। तो हम लोगों का यहाँ तक का टॉपिक ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक। तो आप लोग नए चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।